concept video we are going to discuss about ओम्स लॉ। देखिए ओम्स बेसिकली गिवन किसके द्वारा दिया गया है? ये जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था 1828 में। इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया? इन्होंने ये बताया कि करंट और वोल्टेज में कुछ रिलेशन होता है, ठीक है। और रिलेशन कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप करंट को इंक्रीज करेंगे, ओके, जैसे आप वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे वैसे करंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। सेम रेट से इंक्रीज होगा, ठीक। तो देखते हैं क्या कि ओम्स लॉ को डिफाइन कैसे किया गया। हाउ टू डिफाइन ओम्स लॉ? देखिए द करंट थ्रू कंडक्टर इज, जो करंट है कंडक्टर के थ्रू वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। मतलब करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से, पोटेंशियल डिफरेंस को वी से, दोनों आपस में कैसे हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि जिस रेट से आप वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं करंट भी क्या होगा? सेम रेट से इंक्रीज करेगा, ठीक है। मतलब कि अगर आप वोल्टेज को दो गुना कर लेते हैं तो करंट भी क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर आप वोल्टेज को 3 टाइम्स इंक्रीज करते हैं तो करंट भी क्या होगा? 3 टाइम्स इंक्रीज करेगा। बट कंडीशन क्या है? ये सारे केस होने हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे। मतलब कि ये पोटेंशियल और करंट का रिलेशन केवल और केवल कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए वैलिड है। जैसे आप टेम्परेचर को वेरी कराते हैं ये रिलेशन वैलिड नहीं होगा, ओके। नाउ ये तो बात पता लग गया कि इन्होंने बताया ऐसा कि करंट जो है प्रोपोर्शनल है वोल्टेज का और वोल्टेज प्रोपोर्शनल है करंट का। अब हमें ये बात पता है कि जैसे आप इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करते हैं तो आपको उसके लिए कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा इक्वलाइज करने के लिए। तो रिलेशन कैसा हो जाएगा? v इक्वल टू आई आर, जो यहाँ पर r दिख रहा है आपको दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। और इसका एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं रेसिस्टेंस, ठीक है। that constant is called as resistance, okay, that is called resistance, clear है। अब देखते हैं यहाँ पर कि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट है, करंट का एम्पियर है और रेजिस्टेंस का क्या है? ओम है, ठीक। चलिए आगे बात समझते हैं। बात ध्यान रखें कि ये कंडीशन केवल और केवल वैलिड है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। जैसे टेम्परेचर वेरी करेगा ये केस वैलिड नहीं होगा। आगे डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है। कुछ और पॉइंट के ऊपर बात करते हैं इसके ऊपर, ओम्स लॉ के ऊपर। आपको ये बात पता है कि ओम्स लॉ इज क्या है? करंट और पोटेंशियल का रिलेशन है और कैसा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वी कैन राइट लाइक दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए इस ओम्स लॉ के मैथमेटिकल टर्म को हम लोग एक्सपेरिमेंटल व्यू में देखते हैं कि उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंटली इस चीज को प्रूव किया कि करंट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। उसके लिए हमारे पास एक सेटअप है, एक सर्किट है। जिस सर्किट में एक वोल्टमीटर लगा हुआ है जो कि पैरेलल कनेक्टेड है, एक एमीटर है जो सीरीज में कनेक्टेड है, एक रेसिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ बल्ब है, एक बैटरी है और वायर से इसको कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। अब समझने की बात यहाँ पर यह है कि इस सर्किट में जब एक सेल लगा हुआ था, नंबर ऑफ सेल 1 थे, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका 1.2 वोल्ट रीड कर रहा है, ठीक है। और करंट कितना रीड कर रहा है? 0.2 एम्पियर, ठीक। अब इन्होंने क्या किया? इस सेल को इंक्रीज करके 2 सेल से कनेक्ट कर दिया गया सर्किट को। अब देखिए एक सेल कितना वोल्टेज देता है? 1.2 वोल्ट। दूसरा कितना देगा? तो ये जस्ट डबल हो जाएगा। तो नाउ ये वोल्ट मीटर जो करंट वोल्टेज रीड कर रहा है वो 2.4 वोल्ट रीड कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में करंट क्या हो जाएगा? 0.4 एम्पियर। ये भी सेम रेट से इंक्रीज होगा। तो वोल्टेज दुगुना हो गया तो करंट भी क्या होगा? दुगुना हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? इस सर्किट को 3 सेल से कनेक्ट कर दिया। तो अब वोल्टेज क्या होगा? तिगुना हो गया। तो अब वोल्टेज कितना हो गया? ये 3.6 वोल्ट हो गया। अब जैसे ही वोल्टेज तिगुना हो गया करंट में क्या होगा? 3 टाइम्स हो जाएगा, दैट मीन्स 0.6 एम्पियर, ठीक है। अब इन्होंने जैसे ये 4 सेल को कनेक्ट कर दिया यहाँ पर, तो वोल्टेज क्या होगा? 4 टाइम्स हो गया। इट मीन्स द वोल्टेज बिकम्स 4.8 वोल्ट। नाउ करंट बिकम्स 0.8 एम्पियर, ठीक है। तो जिस रेट से इन्होंने क्या किया? वोल्टेज को इंक्रीज किया, करंट भी क्या हो रहा गया? सेम रेट से इंक्रीज होता गया, ठीक है। चलिए इसी चीज को अगर हम टेबल का फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जब हमारे पास एक सेल लगे हुए थे तो एक सेल वोल्टेज 1.2 वोल्ट शो कर रहा था और करंट 0.2 एम्पियर। सिमिलरली जैसे आपने 2 से इंक्रीज कर दिया, द वोल्टेज इज 2.4 वोल्ट एंड करंट इज 0.4 एम्पियर। नाउ जैसे आप थर्ड बैटरी और थर्ड सेल इंट्रोड्यूस करते हैं तो वोल्टेज 3.6 एंड करंट 0.6 एम्पियर। सिमिलरली फॉर 4 सेल 4.8 एंड 0.8 एम्पियर, ठीक है। तो आपके समझ में आ रहा है कि लीनियर केस है, सेम रेट से इंक्रीज कर रहा है। अगर आप वोल्टेज को 2 टाइम्स करते हैं तो करंट भी 2 टाइम्स हो रहा है। अगर आप वोल्टेज को 3 टाइम्स करते हैं तो करंट भी क्या हो रहा है? 3 टाइम्स हो रहा है। और जैसे आप वोल्टेज को 4 टाइम्स करते हैं करंट भी क्या हो गया? 4 टाइम्स हो गया। ये बहुत क्लियर है,
ठीक है। चलिए इसी चीज को अगर हम ग्राफ के फॉर्म में एनालाइज करते हैं और ग्राफ देखते हैं कि ओम्स लॉ ग्राफ होता कैसा है, तो इस चीज को देखिए कि मैंने यहाँ पे एक ओम्स लॉ ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसमें हमने क्या किया, एक्स एक्सिस में वोल्टेज एज्यूम कर लिया वोल्ट में, और वाई एक्सिस में करंट एज्यूम कर लिया गया एम्पियर में। समझेंगे ठीक से इस बात को। जब केस आपके पास 1.2 वोल्ट का था, तो जैसे आपका वोल्टेज 1.2 वोल्ट होता है, करंट यहाँ पर 0.2 एम्पियर हो रहा है, देन वी कैन मार्क 1 पॉइंट। जैसे आपने वोल्टेज को 2.4 शो किया, करंट 0.4 शो हो गया, ठीक है, दैट इज द सेकेंड पॉइंट वी मार्क। थर्डली, जैसे आपने पोटेंशियल को 3.6 किया, करंट 0.6 हो गया, दैट इज द थर्ड पॉइंट। एंड द लास्ट, जैसे आपने उसको 4.8 किया, करंट 0.8 हो गया। नाउ वी कैन मार्क हियर, क्लियर। अब जैसे इस चारों पॉइंट को हम मर्ज करते हैं, जैसे इस चारों पॉइंट को मिलाते हैं, तो क्या मिला हमें कि ये लाइन स्ट्रेट लाइन मिला। और आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन मतलब क्या, कि लीनियर रिलेशन है, सेम रेट से इंक्रीज हो रहे हैं, सेम रेट से डिक्रीज होंगे। तो अच्छा, अब बात ये होने वाली ऐसी है कि जब भी आपने ओम्स लॉ के ग्राफ को देखा होगा, वो ग्राफ ओरिजिन से पास करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लाइक यूनिफॉर्म केस वाली, ठीक है। तो ओरिजिन से पास करने केस क्या हुआ, जब हमने फर्स्ट बैटरी लिया तो ये 1.2 वोल्ट शो कर रहा था और करंट 0.2 एम्पीयर शो कर रहा था। तो ओरिजिन से पास होने का कॉन्सेप्ट क्या है, इस बात को समझते हैं। देखिए, ओरिजिन से पास होने का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब इस सर्किट में इनिशियली वोल्टेज कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो जैसे इनिशियल वोल्टेज जीरो होगा तो ये पॉइंट मिल जाएगा आपको। अब खुद सोचिए आप कि जब सर्किट का वोल्टेज 0 वोल्ट है, तो उस केस में करंट क्या होगा। वेरी गुड, सिंपल सी केस, 0 एम्पियर का होगा करंट, ठीक है। तो वोल्टेज भी जीरो, करंट भी जीरो, इट मीन्स ये स्टार्टिंग पॉइंट कहां से था उसका, ओरिजिन का, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है कि अगर मैं इस ग्राफ को ओरिजिन से पास कर दूं, तो दैट ग्राफ इंडिकेट दैट कि वोल्टेज जीरो है, तो उस केस में करंट भी क्या है, जीरो है। और उसके बाद जिस रेट से आप वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, करंट भी क्या हो रहा है, सेम रेट से इंक्रीज कर रहा है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए कुछ और बात करते हैं ओम्स लॉ के ऊपर। देखिए, हमने देखा था अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ v इक्वल टू आई है, जहां पर r आपका कांस्टेंट है और इसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। यहां से इसको हम लिख सकते हैं i इज इक्वल टू v अपॉन दैट r, दैट इज करंट इक्वल टू वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। करंट इज इक्वल टू वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस, और हमारा यहाँ पर वोल्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अगर देखिए, अगर मैं इस वोल्टेज को कांस्टेंट मान लूं, ठीक है, अगर मैं इस वोल्टेज को कांस्टेंट मान लूं, तो करंट क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ओके। जैसे आप करंट वोल्टेज को कांस्टेंट मानते हैं, दैट केस करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। अगर करंट आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सी केस है। रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होगी जो करंट को क्या कर रही है, अपोज कर रही है। जैसे आप रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, करंट क्या होगा, डिक्रीज करने लगेगा, ठीक है। और जैसे आप रेजिस्टेंस डिक्रीज करेंगे, करंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं क्या, कि रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज करता है किसको, करंट को, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज करता है करंट को। इट मींस वी कैन सिंपली डिफाइन लाइक दैट कि अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टेंस क्या है, किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो क्या करती है, अपोज करती है, किस चीज को अपोज करती है, करंट फ्लो इन अ पर्टिकुलर सर्किट। ये बात समझ में आया। रेजिस्टेंस क्या है, अपोज करता है करंट को, और रेजिस्टेंस है क्या, किसी भी मटेरियल की अपनी वो प्रॉपर्टी जिससे क्या करता है, अपोज करता है करंट फ्लो को किसी सर्किट से, ठीक है। चलिए, अब हमें पता है कि R इज इक्वल टू V अपॉन आई होता है, तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस का यूनिट डिफाइन करते हैं। यहाँ से V इज इक्वल टू आई आता था, तो क्या मैं इस R को लिख सकता हूँ V अपॉन आई, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट O, ठीक है। SI unit of resistance is ohm and indicated by a Greek letter called omega. क्लियर। अब समझिए थोड़ा सा बात को यहाँ पर आप, तो देखिए, इस वोल्टेज का SI यूनिट होता है वोल्ट, इंडिकेट करते हैं V से। और करंट का SI यूनिट होता है एम्पियर, इंडिकेट करते हैं A से। तो क्या मैं इस ओम को लिख सकता हूँ वोल्ट पर एम्पियर, यस और नो। तो क्या इसको हम और बोल सकते हैं कि इसका एक और यूनिट है, एंड दैट यूनिट इज वोल्ट पर एम्पियर और वोल्ट एम्पियर इनवर्स, ठीक है। और यही ओम जो होगा, दैट ओम इज इक्वल टू वोल्ट अपॉन एम्पियर,
ठीक है, दैट ओम इज इक्वल टू वोल्ट अपॉन एम्पियर। अब आपके यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनते हैं कि डिफाइन वन ओम। वन ओम क्या होता है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन एग्जाम का, डिफाइन वन ओम। देन हाउ कैन यू डिफाइन वन ओम, इस बात को समझते हैं। देखिए जैसे आप इस ओम को वन ओम करते हैं तो पोटेंशियल कितना होना चाहिए, वन होनी चाहिए, ठीक है। और उस केस में करंट भी कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वन ओम जो होगा इक्वल होगा किसके, इक्वल होगा रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर थ्रू विच अ करंट ऑफ, कितना करंट फ्लो करना चाहिए, वन एम्पियर। अगर किसी कंडक्टर से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, कब, जब उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, ठीक है। कब, जब उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, दैट डिफाइन वन ओम। ये बात आप ध्यान रखेंगे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके। कि डिफाइन वन ओम क्या होता है, सिंपल करंट कितना फ्लो करना है किस रेसिस्टेंस से, 1 ओम, ठीक है। रेसिस्टेंस से करंट कितना होना चाहिए, 1 ओम। और किस केस में, जब पोटेंशियल कितना होगा, वन होगा, ठीक है। दैट डिफाइन वन ओम। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा।